करण वर्मा अनप्लग्ड में जो आज के मेहमान हैं वो हर लिहाज में एक खासम खास है। अगर मैं कहूं कि हिंदुत्व और इंडिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जयपुर डायलॉग्स, संजय दीक्षित, ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद अ नेशनलिस्ट नैरेटिव। तो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स वेलकम संजय दीक्षित जी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आज हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जयपुर डायलॉग्स। एंड अगर मैंने ये बात पहले भी कह रखी, अगर इंडिक नैरेटिव, हिंदुत्व नैरेटिव की मैं बात करूं तो इस नैरेटिव को बहुत दूर तक ले जाने में इन्होंने एक विशेष भूमिका लगाई है। थैंक यू सो मच संजय सर, एंड इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। You're most welcome and glad to be on your platform. आज हम लोग जब जुड़े हैं सर, एक बड़ा विशेष दिन है। मैं आपको बता दूं, वैसे इट इज राहुल गांधी हैप्पी बर्थडे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा, या मैं क्या कहूं, कैसा कोइंसिडेंस है। और आपने बड़ा अच्छा विश किया उनको। वो है कहाँ साहब, ये तो बताइए। वही मैं आपसे पूछने जा रहा था, आपने तो घुमा दिया सवाल। मैं तो साहब देखिए, आई नेवर सर्व्ड इन दी आईबी, तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास खबरें रहती हैं तो मैंने कहा पूछ लूं साहब है कहाँ। हाँ, ये तो नहीं समझ आ रहा, पर आपने जो विश किया वो, मैंने विश पढ़ के ना मैं 5 मिनट तक हंसा कि हैप्पी बर्थडे टू द मैन हु रिवाइव्ड हिंदुत्व। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। एंड आप जो, अगर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखे आज का, तो आपने फ्रंट पेज देखा जो उनको विश किया गया है राहुल गांधी को कांग्रेस द्वारा हैप्पी बर्थडे। देखा तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हाँ किया आई एम नॉट अवेयर। हाँ, तो मे बी आई उन्होंने मिस्ड इट, आप बताएं क्या क्या किया। आर फॉर रोबस्ट, ए फॉर एबल, फिर एच फॉर हार्टफुल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एल फॉर लीडर। शूरा रोबस्टा तो एक बांस का नाम होता है। हाँ, तो ये उन्होंने बांस कर रखा है सभी के। नहीं, बट एक बात बताइए सर मुझे कि हिज इंटायर नैरेटिव जो इनका अभी चला था बीच में, नरेंद्र सरेंडर वाली बात जो इन्होंने करी, एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी, पहले तो उन्होंने कहा G7 में नहीं बुलाया, फिर G7 गए, वहां से अब आगे भी बढ़ गए। ट्रंप से उनका सामना हुआ नहीं, ट्रंप उससे पहले ही निकल गए। देन दैट फोन कॉल हैपेंड एंड देन आसिम मुनीर केम टू द व्हाइट हाउस एंड ट्रंप अगेन सेड कि देखो मैंने इन दोनों का युद्ध रुकवाया हुआ है, बोथ आर ग्रेट पीपल, अमेजिंग पीपल। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? उन्होंने कहा कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, ही स्टॉप द वॉर फॉर इंडिया, आई स्टॉप द वॉर फॉर पाकिस्तान। तो उसने इंडिया से हटा लिया अपना, क्योंकि मोदी जी ने सवेरे डांट डपट कर दी थी उसकी थोड़ी सी। तो उसने कहा नहीं, इंडिया का तो मोदी जी नहीं रोका, पाकिस्तान का मैंने रोका। तो ही इज क्लेमिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मतलब ही ओन्स पाकिस्तान नाउ। और मुनीर जो है वहां जाके जेनोफ्लेक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुनीर इज कह रहे हैं कि साहब की हुजूर हाजिर हूँ, तशरीफ पेश है। तो पूछा उनसे कि डिड यू स्पीक अबाउट ईरान, एंड ट्रंप ने कहा वेल दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। तो अब वेयर इज दिस एंटायर थिंग गोइंग, बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, हाउ कैन इट बी अ यूजफुल इडियट इन द सिचुएशन ऑफ ईरान, and what is America's road forward, and how are we placed in this entire geopolitical equation, sir? We are happy spectators. पाकिस्तान का नाम हम लोगों ने हीरा मंडी रख रखा है, और हीरा मंडी में तो जो जाके पैसे फेंकेगा उसको सर्विसेज मिलेंगी। वो हीरा मंडी वाली ये थोड़ी देखती है कि साहब की ये जो है इसका दुश्मन है, इसका दोस्त है, इसका क्या है, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो इसलिए आप हीरा मंडी वालियों को ज्यादा इज्जत न बख्शे बराए मेहरबानी। हीरा मंडी जो है वो हीरा मंडी ही रहेगी। अल्टीमेटली उसको जो है वो अपना सामान बेचना है। सामान का खरीदार अगर है उपलब्ध तो इट विल हैप्पली सेल। और यहाँ है इस समय एक, अगर खरीदार मिल जाए तो कौन बेवकूफ होगा जो अपना सामान नहीं बेचेगा। इन दैट सेंस दे हैव डन दैट ऑलवेज, ऑल अलोंग। आज से थोड़ी कर रहे हो। तो फिर आप कहेंगे कि साहब के एक तरफ यूएस को भी बेच रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को भी बेच रहे हैं। तो साहब हीरा मंडी वाली तो रात में कितने ग्राहक रखती है, कोई आपको हिसाब है क्या? क्या इसमें मतलब हैरान होने की क्या बात है? नहीं, हैरान थोड़ा बहुत जरूर है।
हैरानी अगर हो तो वो ट्रंप के ऊपर जरूर हो सकती है, ये कैसा बेवकूफ है जो जरा ये इलैबोरेट करिए ये। हीरा हाँ मंडी जरा। को सती साध्वी समझ के और उसके साथ में निकाह करना चाहता है। तो वो ट्रंप की दिमाग के ऊपर जो है वो आप शक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप आज क्या कहेगा और कल क्या करेगा, अब भाई वो तो रोज सबको कुछ ना प्रॉमिस करता है, अगले दिन पलट जाता है। तो उसको अभी ईरान में चाहिए पाकिस्तान से कुछ, वो जो चाहो वो कह देगा, कल को कुछ और कह देगा, परसों को कुछ और कह देगा। तो ट्रंप की बात पे तो अब हम भरोसा करते ही नहीं। अभी जैसे उसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया है ना, वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिकम मौगा, मेक अमेरिका अनरिलायबल अगेन। एवरीबडी नोज दैट अमेरिका इज इनहेरेंटली अनरिलायबल। उसको अपने आगे, अपनी नाक के 2 सेंटीमीटर के आगे और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसको रीइंफोर्स करना, उसको पूरी दुनिया में बिल्कुल पक्का साबित कर देना, अपने आप को उपहास का, हंसी का पात्र बना लेना। कल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप आया है जिसमें ट्रंप कुछ बोल रहा है और माइक कार्नी जो है वो मैक्रोन की तरफ देके और आंख मारता है, विंक करता है। दैट सम्स अप everything about Trump. What the world thinks about Trump is summed up by that gesture. तो अब as far as हीरा मंडी is concerned, no surprises at all. हम कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी we are not taken by surprise. Perfect. As far as Trump is concerned, yeah, now we are learning more about Trump. और अब मोदी जी ने अगर इतनी ड्रेसिंग डाउन की है, उसके बाद भी वो मोदी को फैंटास्टिक मैन कह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत का डर तो है। ट्रंप का जो सर पूरा चैप्टर है ना, आई रिमेम्बर बैक इन नवंबर पिछले साल हम लोग सभी एक तरह से वी वर ऑल वांटिंग कि ट्रंप ही जीते यूएस इलेक्शन। थोड़ा बहुत चीजें उसने करी भी, डीप स्टेट पे क्रैकडाउन भी किया, यूएस एड वाली चीज भी खत्म करी, थोड़ी बहुत चीजें करी जो हम लोग चेयर कर रहे थे। बट आफ्टर दैट नाउ इट्स बीन 5 months ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वी ऑलवेज न्यू ही वाज अनप्रिडिक्टेबल, ये हमें पता थी पहले से, बट दिस लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी टैरिफ ऊपर ले गया, फिर कभी टैरिफ नीचे ले गया, कभी आगे बढ़कर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल के कह दिया मैंने रुकवाई है वॉर, एंड ऑल अराउंड पीपल आर अप इन आर्म्स। कोई ही हैज नॉट बीन एबल टू एंड वॉर्स, इफ एनीथिंग ज्यादा ही बढ़ी हैं। तो आप कैसे देखते हैं ट्रंप को? इज देयर एनी मोर अ मेथड टू हिज मैडनेस, या ये प्योर सिंपल मैडनेस ही रह गई है? आप क्या सोचते हैं इस पे? पहले ये लगता था कि साहब के मे बी देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, बट नाउ इट सीम्स उसका जो नार्सिसिज्म है और उसका जो ईगो है वो उसने उसको कैप्चर कर लिया। ही इज नाउ अ कैप्टिव ऑफ दोज इमोशंस। और अब जो है वो विदाउट एनी मेथड इज जस्ट बिहेविंग इन अ मैड कैप फैशन। और तभी वो इस तरह का, आप ये बताइए कि जिस किसी ने भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है या फॉरेन पॉलिसी, अब वो ऐसा तो नहीं है कि नया है, 4 साल प्रेसिडेंट रह चुका है और उसने फॉरेन पॉलिसी चलाई है अमेरिका की, तो ऑब्वियसली ही नोज अ लॉट अबाउट फॉरेन पॉलिसी, लॉट मोर देन यू एंड मी। और उसके बाद भी इफ ही रिड्यूसेस द एंटायर फॉरेन पॉलिसी टू जस्ट वन डायमेंशन एंड दैट इज टैरिफ, तो इट्स मैडनेस, नथिंग बट मैडनेस। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई फॉरेन पॉलिसी का स्कॉलर है, फॉरेन पॉलिसी का स्कॉलर होता तब तो उसको आप कुछ के, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी का प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर इज नेसेसरली प्रैग्मेटिक, नेसेसरली प्रैक्टिकल। दैट काइंड ऑफ अ मैन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दिस, तब तो आपको लगता है कि भाई समथिंग हैज possessed him, and my conclusion is that his narcissism has now completely possessed him. वो पूरी तरह से अपने उस आत्ममुग्धता के जाल में फंस गया है, और जैसे हमारे केजरीवाल जी फंस गए थे, वो पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो गए थे। उसी तरह से अब ट्रंप जो है वो ही इज बिकमिंग यूनाइटेड स्टेट्स का केजरीवाल। ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन आपने किया है। उस केजरीवाल भी यही सब करते हुए आया था, और फिर उसने बाद में कभी एलजी पे ब्लेम, कभी इस पे ब्लेम, और ये भी यही करता है, दिस वाज बाइडेन्स वॉर, दिस वाज बाइडेन्स इकोनॉमी, जहां पहला वो क्वार्टर। परेशान भी रहता है कि साहब मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहा कोई, बताइए मोदी जी ने क्रेडिट नहीं दिया।
अरे भाई मोदी जी भी तो कह सकते थे कि वैसे भाई देखो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है हमारे वॉर से, लेकिन अगर तुमको नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन ही चाहिए तो वो मैं भी कर देता, या तुम नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन मेरे से ले लो और जान छोड़ो। आपने तो किया है ना, अभी अभी एक्स पे मैं पढ़ रहा था, जयपुर डायलॉग्स रिकमेंड्स डोनाल्ड ट्रम्प फॉर नोबेल पीस प्राइज। हाँ मैं तो देख रहा हूँ भाई, अब मेरे को पता नहीं यार कि मेरे रिकमेंडेशन की क्या वैल्यू है, और हालांकि आसिम मुनीर से तो ज्यादा ही वैल्यू होगी, आई एम क्वाइट श्योर। आसिम हाँ, मुनीर को नोबेल कमेटी में कौन इम्पोर्टेंस देगा। अब आसिम मुनीर ने कह के और लंच अपने लिए ले लिया, अब हम भी भाई प्रमोट कर देते हैं। ट्रम्प बाबू बोलो यार, नोबेल पीस प्राइज अगर हम तुम्हारे लिए रिकमेंड कर दें तो क्या दोगे। हम तो बहुत मतलब ज्यादा हमारी वो नहीं है यार, 1-2 बिलियन डॉलर ही दे दोगे तो चल जाए। अरे देख तो बिलियन छोड़ो, मिलियन ही दे दोगे तो भी चल जाए। बहुत कमा रहा है वैसे ट्रम्प सर, जब से प्रेसिडेंसी अज्यूम करी है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का एक इंटरव्यू आया, उसमें उससे पूछा उसने कि जो क्रिप्टो का चल रहा है पूरा और सब चीजों में, तो उसने कहा बट ही इज नॉट टचिंग हिज वेल्थ। वो वेल्थ तो आ रही है बट ही इज नॉट टचिंग हिज वेल्थ। बिल्कुल जो नेशनल हेरल्ड में सोनिया और राहुल का आर्ग्यूमेंट था ना कि अरे ये बेनिफिशियली बेनिफिट्स तो आ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं या वो नहीं आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज यूज्ड हिज ऑफिस नाइस एंड प्रॉपर। अगर देखो आप क्रिप्टो वाइज भी जब से आया है ठीक ठाक माल पैदा किया है इसने। अरे जम के, ही इज हम्म मेकिंग नो बोन्स अबाउट इट। खुल के, बिल्कुल। आप इंडिया में कहीं कोई इस तरह से कर लिया होता तो अब तक कितना बवाल मच गया होता। हाँ, वहां तो ये कोई पूछ ही नहीं रहा कि साहब प्रेसिडेंट रहते हुए क्रिप्टो हाँ, बिजनेस कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को लोग अपने क्रिप्टो बिजनेस के हिसाब से चला रहा है। ये हम्म जो कुछ भी कर रहा है वो आसिम मुनीर का उस क्रिप्टो डील में भी तो हाथ है, सबको पता है आज की डेट में। लेकिन मुझे लगता है कि ही इज नॉट स्मार्ट इनफ टू escape the clutches of these deep state people. He is handing them some very easy targets, हम्म और ये बुरी तरह से फंसने वाला है। ये अब क्या हुआ है कि ईरान को लेकर के ये जो इसका मेगा मूवमेंट रहा है, इसमें जो इसके खासम खास रहे, जैसे टकर कार्लसन हो गए, पहले तो इलॉन मस्क वाले चीज तो हम लोगों ने देखी जो हुई। अब टकर कार्लसन भी कह रहा है कि इजरायली कॉन्स्पिरेसी चल रही है विच इज ड्रैगिंग अमेरिका इनटू दिस वॉर। और बड़ी फेमस अभी टकर कार्लसन और टेड क्रूज की बड़ी झड़प हुई, आपने देखी होगी, जो एक बहसबाजी हुई टकर कार्लसन और टेड क्रूज में। तो अब इसकी बेस के लोग भी, कल इसने कह दिया तुलसी गैबार्ड डजंट नो, जब बोला गया कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कह रहा है कि अभी ईरान इज फार फ्रॉम अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसने कह दिया शी डजंट नो आई नो बेटर, उसको भी इसने डिसमिस कर दिया। आपको लगता है अब ट्रंप की बेस के अंदर भी एक नाराजगी है इफ दे गो फॉर अ रेजिम चेंज इन ईरान? ईरान में आप कैसे इन्वॉल्वमेंट देखते हैं यूएस की सर आने वाले दिनों में? देखिए साहब ये सब भूल जाइए आप कि उसका क्या ब्रेस है, क्या वो है, उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं। वो बंदा हम्म जो है वो सिर्फ जिंदा है क्रेडिट लेने के लिए, वो बोलता भी बीच बीच में कि लोग मुझको क्रेडिट नहीं देते। अब हम्म बताइए कि एक वॉर है जो इसराइल लुक्स लाइक विनिंग, और उसका क्रेडिट उसको ना मिले तो उसको कैसा लगेगा, इसलिए वो बोलता है आई मे नॉट, नो बडी हम्म नोज वॉट आई विल डू। मैंने उसको ऐड किया, इवन ही हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट ही विल हम्म। तो ही इज ट्राइंग डू। टू तो बी इसका कि भाई। नाम, उसका नाम हमने रखा है क्रेडिट जीवी। वो हम्म क्रेडिट हम्म जीवी या क्रेडिट खोर भी कह सकते हो उसको। उसको केवल क्रेडिट 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 चाहिए। तो अगर पीस के लिए क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो विक्ट्री के लिए क्रेडिट मिल जाए, कहीं तो क्रेडिट मिले। हम्म आखिरकार अगर ओबामा जो है वो लीबिया पे और सीरिया पे और इतनी सारी जगहों पर पूरी बॉम्बिंग कैंपेन्स करके और उसके हम्म बाद नोबेल पीस प्राइज ले सकता है, तो हम्म इसको लग रहा है कि इसको भी मिल जाएगा। ये नहीं पता है इसको कि भाई डीप स्टेट कंट्रोल करती है नोबेल प्राइज, रिपब्लिकन पार्टी नहीं करती। जिसको डेमोक्रेट्स चाहेंगे उसी को मिलेगा नोबेल प्राइज। और वैसे भी आजकल ये नोबेल प्राइज की, मैग्सेसे प्राइज की, और ये जो तरह तरह के इंडेक्सेस ये लोग चलाते हैं, इंडेक्सेस, इनका कोई वैल्यू तो अब रही नहीं। एवरीवन हाँ, नोज दैट दीज आर नाउ प्रोपेगेंडा टूल्स।
भाई तालिबान में प्रेस फ्रीडम इंडिया से ज्यादा दिखा रखी है उन इंडस्ट्रीज पे। श्रीलंका और पाकिस्तान जो है यहाँ एक एक आटे की बोरी के लिए लड़ाई हो रही है, वो हमसे बेटर हैं हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में आपसे बेटर है। हाँ, तो फिर अब क्या बचा, वो तो कितनी क्रेडिबल है मतलब। और डेमोक्रेसी में तो आप रिग्रेशन पे हैं ही। हाँ हाँ हाँ, वो तो इट्स ऑलमोस्ट डेड, देन इट गेट्स अलाइव, देन इट गेट्स डेड अगेन। तो वो तो पता नहीं कितनी बार डेड एंड अलाइव हो चुकी है डेमोक्रेसी की। तो सर जो पिछले कुछ महीने में पूरा जो कौतूहल हुआ, जो पूरा कयास हुआ, right from Operation Sindoor to whatever is happening between Israel and Palestine and now Israel and Iran, अमेरिका का जो भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, आप क्या देख रहे हैं सर? वेयर आर वी हेडिंग? मतलब अगर मैं पूछूं अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, इज देयर अ चेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर दैट यू आर सीइंग? कैसे आप देख रहे हैं? हाउ आर थिंग्स एंड हाउ इज भारत गोइंग इन दिस? भारत इज हैज कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड कैसे आप देखते हैं इस पूरी चीज को, फ्यूचर? भारत इज डेफिनेटली कम आउट स्ट्रॉन्गर। और भारत का स्ट्रॉन्ग आने का एक बड़ा रीज़न जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट हुई वो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि आज के ज़माने में 3-4 एस्पेक्ट्स हैं आपकी पावर के, जो पावर इंडेक्स है या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है। जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं या प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो 3 या 4 जो मेजर इंडेक्सेस जो पावर जिसको कहें पावर डिनोमिनेटर्स हैं, वो है योर पावर इन ये पावर इन डिफेंस इंडस्ट्री, आपके आर्मामेंट्स, फार्मा, ऑयल और टेक्नोलॉजी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू रूल करता था पहले अमेरिका, इसने मैन्युफैक्चरिंग सारी आउटसोर्स कर दी। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करने के लिए बहुत अच्छा टूल इसने जो है अपने करेंसी को बनाया। और वो करेंसी जो है वो बिना बैकिंग के और एक तरह से ऑयल पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं, वो ऑयल की बैकिंग की, ऑयल का उसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना के इसको इन्होंने बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। किस लिए? कि भाई मैन्युफैक्चरिंग दूसरे करें और हम उसको सस्ता खरीद लें। तो हो रहा है कि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करें उसको वो $4 में खरीद लेते हैं, आपके लिए कितना भी महंगा पड़े। तो ये जो बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और उसको अल्टीमेटली डेट से बैकअप करते रहे, तो दैट इज नाउ कमिंग होम टू रूस्ट। अब वो जो है उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमें मैन्युफैक्चर करना है, क्यों? जॉब सारे चले गए, डिस्पैरिटीज बढ़ गई। जो अमेरिका जाना जाता था ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स तो ख़त्म से ही हो गए। फिर जब इन्होंने देखा कि भाई वर्कर्स नहीं हैं या हमारे जो नीचे वाले जो तबका है उसके स्टैंडर्ड्स कम हो रहे हैं, तो इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया ह्यूमन रिसोर्स। राइट। अब ट्रम्प कहते हैं कि साहब कि नहीं, इसको उलटना है। अब आप इसको उलटना चाहते हो, साथ में कहते हो कि साहब कि डॉलर को वीक नहीं होने देंगे। IMF जब अपने प्रोग्राम्स में जाता है तो उसका पहला प्रिस्क्रिप्शन होता है किसी भी कंट्री को कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए। तो अगर अमेरिका को अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो ये टैरिफ से नहीं होगा। आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, आपको डी डॉलराइज करना पड़ेगा, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ शिफ्ट होगी, वरना शिफ्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनके, आपको क्या लगता है? इनको समझा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, इनकी सुन नहीं रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग विद हिम? नहीं, अब तो वो ही नोज एवरीथिंग ना। वो कल बोल दिया ना उसने कि व्हाई कांट आई अपॉइंट माई सेल्फ एज फेड चेयरमैन। तो ये तो अपने आप को
पेट चेयरमैन अपॉइंट करने में लगा हुआ है, और आप हाँ। कह रहे हो कि साहब किसी की सुनेगा वो? जो हम्म आदमी ये कहता है कि साहब आई नो मोर देन हिम, पेट चेयरमैन, हम्म तो हम्म। फिर आप सोच सकते हैं वो किस लेवल पे चल रहा आपको क्या लगता है सर, वेयर इज द यूएस इकोनॉमी हेडिंग इसके बाद? ये कैसे जाएगी अभी? है। इट इज हेडिंग ओनली वन वे। हम्म अभी टेम्परेली आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली तो बैंकरप्ट होना ही होना है ना। Not for हम्म nothing, all the major rating agencies have downgraded हम्म the United States of America. Sovereign rating सबने घटाई है, क्यों घटाई है? हम्म They हम्म, always used to have United States of America as number one, या highest sovereign rating, always. यस। सबने डाउन किया है ना, तो ये ट्रम्प चाहे की फिच हो, चाहे मूडीज हो, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, सबने सबने डाउनग्रेड कर दिया। क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि दे कैन सी अल्टीमेटली कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एलन मस्क क्या बोल रहा है? एलन मस्क यही तो बोल रहा है कि अरे यार, तुम तो खर्चे कम करने के प्रॉमिस करके आए थे, अब तुमने $4 ट्रिलियन और ऐड कर दिया डेट में। बिग ब्यूटीफुल बिल है ना, बिग बिग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल। बिल। तो ये सर, आपने अभी कहा ट्रम्प इज इन ट्रबल, जो ओपन करप्शन भी कर रहा है, ओपन मनमानी भी कर रहा है, इकोनॉमी की भी ये चीज जो है, आप क्या देखते हैं, वेयर इज दिस? बिकॉज मैं, मेरी काफी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से भी बीच में बात होती रहती है, दे सेंस कि आने वाले एक आध साल में, और स्पेशली मिड टर्म के बाद, मिड टर्म जब 2 साल बाद होगा, उसके बाद एक तरह से मेजोरिटी आ जाएगी डेमोक्रेट्स की, इनको लगता है हाउस में, एटलीस्ट होता भी है वहां, रिवर्सल हो ही जाता है हर 2-4 साल में। तो फिर इसका इम्पीचमेंट या फिर इसका हटना, और इस तरफ इसका पागलपन किस तरफ जा रहा है, आपको व्हाट डू यू सी, इसका एंड क्या है, या ये 4 साल कंप्लीट करके जाएगा अपना मजे से तबाह करके? देखिए, पिछली बार भी इसी के साथ यही हुआ था ना कि ये लॉस्ट हिज मेजोरिटी इन द हम्म हाउस, हम्म और उसके बाद से इसको बहुत तकलीफ आई थी, हम्म और उसके बाद से फिर ये इसकी जो है वो गवर्नमेंट शटडाउन वगैरह शुरू हो गए थे, वो सब हो गया था। 2 बार इम्पीच हुआ था, एक बार शटडाउन हुआ था, बच गया था, बस 4 साल हो वो गए थे वो किसी तरह। वो सेनेट में मेजोरिटी थी इसलिए बच गया था। इसलिए इसलिए हाँ। और सेनेट में वैसे भी दे रिक्वायर आई थिंक 65 वोट्स टू इम्पीच, हम्म 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 तो इसलिए बचा था वो। हम्म अब इस बार जो है वो मुझे लगता है और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि अब रिपब्लिकन्स जो हैं वो दे स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनईजी, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है कि इस तरह का पागलपन चलता रहा है। पिछली बार भी वो पागलपन जो था वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड था, अपने स्टाफ से साथ झगड़ा करता रहता था, उनको हटाता रहता था, कभी इसको हटा दिया, कभी उसको हटा दिया, खूब इस चेंजेस तरह हुए का थे। काम किया, हाँ। खूब चेंजेस किया करता था। हम्म लेकिन ये टैरिफ मैडनेस नहीं थी ना, टैरिफ हम्म मैडनेस सब पब्लिक को अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली। जब वो हम्म पब्लिक को अफेक्ट कर रही है तो जितने भी आपके रेप्स हैं या जितने भी आपके हम्म सेनेटर हैं, दे आर हम्म फीलिंग द हीट। हम्म लग रहा है कि हम्म इसका पागलपन जो है वो अल्टीमेटली हमें हम्म अफेक्ट करने जा रहा है। तो हम्म आई सी मेजर लॉस फॉर हिम, मेजर लॉस ऑफ सपोर्ट फॉर हिम विद इन द रिपब्लिकन पार्टी इटसेल्फ, ओके। विद इन द रिपब्लिकन पार्टी। तभी आप देख रहे हैं ना टकर कार्लसन क्या बोल रहा है, टकर कार्लसन का मजाक उड़ा रहा था परसों ट्रम्प। हाँ, गेट अ नेटवर्क, गेट अ हम्म, नेटवर्क टू बी हर्ड, जबकि उसी की हम्म। तारीफें कर रहा था, क्या इंडिपेंडेंट सेटअप बनाया है टकर कार्लसन ने, आज ये बोल रहा है गेट अ नेटवर्क। तो ये, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो मोदी जी ने किया मुझे लगता है, हाँ, अब मैं इस पे आता हूँ प्रेम सर। से, प्रेम से उसका सारा वो। लेकिन वो बिल्कुल ही बेशरम है, अभी भी कह रहा है आई वाज, लेकिन तो अब ये ये नहीं कह रहा है कि भारत भारत को उसने कहा, ये कह रहा है मैं पाकिस्तान को मैंने रोका। अरे भाई, कांग्रेसियों ने पाकिस्तान पकड़ तो लिया। रुका ही हुआ था, पाकिस्तान इतनी पिटाई हो रखी थी कि वो तो हाँ रोता हुआ गया था कि यार कुछ करो कुछ करो कुछ करो। हाँ हाँ हाँ। मोदी जी से या जेडी वैंस ने जब बात की तो मोदी जी ने जो कहा था वो तो इसी में बता ही दिया कि मैंने क्या कहा था, और उसके बाद हम्म पिटाई भी की जम के। तो फिर हम्म जिस किसी ने भी पूछा होगा उसको कहा था कि उसको कहो सरेंडर कर दे, रो के माफी मांग ले। जो उसने हम्म मांग ली कि भैया बस करो, सीज फायर कर दो,
कर दिया। और उसके बाद भी वैसे तो दूसरी थियरीज हैं जिसको मैं भी आर्टिकुलेट करता रहा हूँ, क्योंकि जो मार पड़ी थी वो इनडायरेक्टली अमेरिका को ही पड़ी थी, क्योंकि ये मैसअप कर रहे थे वहाँ पे ईरान के लिए, वो बहुत सारा नूर सामान खान डिस्ट्रॉय बेस हो गया। पे, नूर खान बेस वो पे। हाँ, नूर खान पे हुआ, सरगोदा पे हुआ, जैकोबाबाद पे हुआ, तो 3 तो इनके ही आपके अमेरिका ऑपरेटेड एयरबेस थे मोरलेस। So it was a direct attack on America which triggered. किराना हिल्स का जो स्टोरेज था वो गया, दैट इज नाउ आउट ऑफ बाउंड। डैमेज हुआ या नहीं हुआ उसमें घुस नहीं सकते। यहाँ पर सर हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसने तो पिक कर ली ट्रम्प ने जो बात कही। उसने कहा बताइए भाई, वो मिश्री जी से कुछ भी कहलवा दो, फॉरेन सेक्रेटरी जी से, उन्होंने बता दिया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि 35 मिनट में ट्रम्प ने कह दिया भाई हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं कभी भी स्वीकार करेंगे, एंड ट्रेड की कोई बात नहीं इस पे, और सारी बातें, एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल नाउ बी एन एक्ट ऑफ वॉर, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया 35 मिनट फोन कॉल में। और ट्रम्प ने ठीक उसका उल्टा बोल दिया कि हम तो ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील करेंगे और मैंने ही रुकवाई है वॉर। तो कह रहे हैं भाई मोदी जी ने तो बिल्कुल, कोई मोदी जी की वैल्यू नहीं है, एंड कांग्रेस इज गोइंग टू टाउन सबको ये बताते हुए। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको सर, यू टेक कांग्रेस सीरियसली स्टिल? I don't मैं वही आपसे बताने जा रहा हूं, बट देर आर सम पीपल जो डाउन द स्ट्रीट, अगर मैं जाऊं कुछ लोगों से बात करूं, उन तक पहुंच रही है थोड़ी थोड़ी ये थोड़ी। कुछ लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि अरे यार ये ट्रम्प कौन होता है, एंड उसको ये लोग थोड़ा थोड़ा इनकैश कर रहे हैं। आपको लगता है इसका कोई पॉलिटिकल डिविडेंड कहीं मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक सर? जीरो, नेगेटिव। हम्म सबसे पहली बात तो हमारे भाई साहब को कोई सीरियसली अब लेता नहीं, और भाई साहब ने जिस तरह का रोल पाकिस्तान के फेवर में निभाया है वो सब जानते हैं। अभी मैं देख रहा था किसका एक somebody से भाई पाक, I think it was Abhijit did a video say that Congress is ensuring कि कोई भी स्विंग वोटर जो है उसकी तरफ स्विंग कभी ना हो। उसने तो कहा है जो आईटी सेल है उसने रिवोल्ट कर दिया है राहुल गांधी की, और वो जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें डाल रही है कि अब खत्म ही कर दो, हम लोग अब खत्म कर लें, दिस इज सुसाइडल। और ये बात देखिए, दिस इज क्वाइट करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि जैसे आई एम इन राजस्थान, ओके, राजस्थान, एंड राजस्थान हैज बीन ऑल्टरनेटिंग बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बार बीजेपी आती, दूसरी बार कांग्रेस आती, तो क्यों होता है? स्विंग वोटर्स की वजह से तो होता है। There are about 10% swing voters who switch every time, कभी इधर कभी उधर, तो कभी वो जीत जाता है, कभी इधर चले जीत जाता है। और आपको पता है 5-7% स्विंग वोटर्स की जरूरत होती है। 5-7% स्विंग वोटर्स हो तो परिणाम बदल जाता है, इधर का उधर हो जाता है। तो अब अपनी हरकतों से अगर ये स्विंग वोटर को ये कर देंगे कि भाई स्विंग वोटर जो है उसके पास केवल ये ऑप्शन रह जाएगा कि भाई अगर उसे बीजेपी को वोट नहीं करना है तो वो घर बैठ जाए, कांग्रेस को तो वो वोट करने की सोचेगा भी नहीं है। इस तरह की अगर हालात आप बना देंगे तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यार इतना सब होते हुए भी व्हाई डू दे कीप स्पेयरिंग द फैमिली? दिस इज द रीजन, द फैमिली इज एक्चुअली वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट। फैमिली इज इंश्योरिंग कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल पक्की होती जाए, इतना रूट पकड़ ले कि फिर कोई भी उसको हिला ना पाए। So they are doing human service for BJP. Therefore BJP is happy. एक चीज और वो कह रहे हैं कि भाई जो हम कहते हैं, देखो हम मोदी जी से काम करा ले जाते हैं, कास्ट सेंसस की बात जो है जन नायक राहुल गांधी ने बोली, और देखो मोदी जी को करनी पड़ गई, तो हमने करवा ली, मोदी जी ने अब कास्ट सेंसस की बात कर दी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? आप पहली बात तो खुश हैं इस चीज से जो ये चली? बिकॉज आई हैव बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कास्ट सेंसस। थोड़ा बहुत चीजें मतलब मेरे यहाँ रिजर्वेशंस, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिस कास्ट सेंसस थिंग दैट हैज कम एंड दिस कांग्रेस क्लेम कि हम करवा रहे हैं इनसे, इस पे आपका क्या कहना है? Caste census makes no sense. There is a history why caste census was stopped.
या कास्ट सेंसस को स्टॉप किया गया, उसी का रिपीट आप देख रहे हैं जो कर्नाटका में हो रहा है या आंध्रा में हो रहा है. सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी, राइट. सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी. व्हाई? बिकॉज ये पूरा जो आपका जो ओबीसी सो कॉल्ड जो है ना, वो इतना कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो गया है. अगर आप भारत के एंशियंट टेक्स्ट ही लें, या आप चाहे मनुस्मृति ले लें, या कोई भी स्मृति ले लें, या चाणक्य नीति ले लें, जिसको आप आज की जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं, जो कि सारी की सारी ओबीसी में आ गई हैं आज की डेट में, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज वर नेवर कंसिडर्ड एज द फोर्थ वर्णस. दे वर ऑलवेज कंसिडर्ड एज वैश्यास. दैट इज वन. और सेकंड, बीइंग अ शूद्र वाज नॉट अ डिसेबिलिटी. Absolutely. It was not a disability. In many ways, it was a privilege. क्योंकि उनको जो था वो बहुत सारी जो मोरालिटी जो दूसरे लोगों को फॉलो करनी पड़ती थी, उससे वो फ्री थे. उनके केवल 2-3 रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे. आप मनुस्मृति को भी उड़ा के देखेंगे तो पाएंगे कि शूद्रों के रेस्ट्रिक्शन है, 2-3 रेस्ट्रिक्शंस है. Whereas ब्राह्मणस, जिनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, they had more than 100 restrictions to follow. They could not even keep wealth for more than a few days. Exactly. 2-3 दिन से ज्यादा का जरूरत का पैसा भी वो घर पे नहीं रख सकते. वो दैट वाज देयर लेवल ऑफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर वाकया है. मोरालिटी. इनफैक्ट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज करो. हाँ हाँ प्लीज. तो इसके चक्कर में आप देख रहे हैं ये आंध्रा में अब ये पागलपन की हरकत कर रहे हैं ना, क्या आंध्रा में इसको लागू कर दो, ये कर दो, वो कर दो. अच्छा, आंध्रा में इट इज द रेड्डी कम्युनिटी व्हिच इज बिहाइंड देयर विक्ट्री. इसीलिए इन्होंने रेवंत रेड्डी को बनाया मुख्यमंत्री. और चूंकि उसने तो अपने डॉगमाफाई कर दिया पूरे बिजनेस को कि नहीं नहीं हमें तो करना है, वो ये ओबीसी से ही हम आगे आएंगे. सडनली चेंज कर दिया पूरा. कांग्रेस पार्टी का जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, द बिग टेंट वाज रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल टेंट. और इनको सेंस नहीं है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है. ग्राउंड लेवल रियलिटी यूपी की क्या है. दी ओबीसीज एंड दी एससी एसटी, इनको ये कितने दिन साथ रहे वहां पे? नहीं रह पाए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें जो गांव का जो सत्य है वो ये है कि ओबीसी वर्सेस एससी एसटी की पॉलिटिक्स चलती है सब जगह. बिल्कुल. वैसे तो मैं ये ऑपरेशन वाले में पढ़ता नहीं, क्योंकि दीज आर ऑल मोस्टली फॉल्स कंस्ट्रक्ट्स. लेकिन अगर कोई बाइनरी है वहां पे, तो लैंड ओनर्स वर्सेस दोज लेबरर्स और नॉन लैंड ओनर्स की, लैंड ओनर्स वर्सेस नॉन लैंड ओनर्स की. Who are the landowners? All over India, who are the landowners? Most of the landowners have got into the OBC. ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति, बहुत अजीब सी है. आई एग्री विद यू. तो अब ये जो कास्ट सेंसस जो 1931 में रुका था, वो क्यों रुका था? वो इसलिए कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर क्लासिफाइड इनटू दी शूद्र वर्णस, दे रोज अप इन आर्म्स एंड दे सेड वी आर नॉट शूद्रस. आपके राव बलबीर सिंह, ये राव इंद्रजीत सिंह के ग्रैंडफादर थे, और राव तुलाराम के ग्रैंडसन थे. आपने राव तुलाराम नाम सुना होगा. जी जी उनके बिल्कुल. उनके नाम से रोड भी है. जी जी जी. तो अब राव तुलाराम वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857. तो राव बलबीर सिंह ने बड़ा आंदोलन एक किया कि साहब कि हम हीर्स जो हैं, वी आर क्षत्रियस, हमको आपने कैसे शूद्रों में डाल दिया. और ये फैक्ट भी है. आप ये देखें कि 90% और मोर ऑफ द सदर्न किंगडम्स were of those who are today classified as OBC. बिल्कुल बिल्कुल.
चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो, चाहे वो चोला एम्पायर हो, और अगर आप पांड्यंस को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी आपकी वो पल्लवास हो, वो सब आज की डेट में सब ओबीसी हो गए। राजस्थान में जाट्स ओबीसी हो गए। तो फार्मिंग कम्युनिटी सारी की सारी ओबीसी होगी। अब साथ में एक वो भी आ गया आपका सब कैटेगराइजेशन वाला फॉर्मूला। जी जी जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो ना तो एट द लेवल ऑफ प्रिंसिपल डिजायरेबल है, और ना एज अ प्रैक्टिकल, नॉट इवन एज अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इट इज नॉट डिजायरेबल। और ये प्रूव कर दिया इन्होंने, स्वयं कर्नाटका में प्रूव कर दिया इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट वोंट वर्क। और आप इसका नतीजा आप देख लीजिएगा, कर्नाटका में क्या होगा और आंध्रा और तेलंगाना में क्या होगा। तेलंगाना में बोथ प्लेसेस कांग्रेस इज गोइंग टू फेस डिजास्टर। हिमाचल में ज्यादा स्कोप वैसे नहीं था, तो हिमाचल में इन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से पूरी तरह से स्कोप क्रिएट कर दिया। ऑल दीज 3 स्टेट्स दे आर गोइंग टू लूज। ये मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तीनों का बैंड बजा हुआ है इस समय। तीनों का बैंड बजा हुआ है। इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ they दीस might gain some because of anti incumbency BJP states में से, but these 3 which they have today, they are definitely going to lose. So even as a practical construct, it's not working. Or at the level of principle, definitely it is totally against the spirit of the Constitution of India, जो कि कहता है कि साहब की कास्ट की बेसिस पे नहीं हो सकता, आपको कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि क्लास और कास्ट को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, देयर वाज दैट एनएम टॉमस का जजमेंट था जिसमें वो सम ग्रेट सोशलिस्ट जजेस इंक्लूडिंग वीआर कृष्णा अय्यर बैठे हुए थे, और उन्होंने उसको जो है वो कर दिया। अब वो इंदिरा साहनी वाला जजमेंट जो था वो दैट वाज ओनली वन स्टेप फ्रॉम द एनएम टॉमस जजमेंट। दैट एनएम टॉमस जजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द मिसचीफ, सारे के सारी जो है इसकी क्लास इज इक्वल टू कास्ट। अब उसी का ढोल बजाए जाते हैं सब लोग। नोबडी लुक्स एट दी बेसिक। अगर आप अंबेडकर को ही देख लो तो अंबेडकर ही नहीं मानता इस चीज को। तो ये बीजेपी ये जो कर रही है, ये क्यों किया इन्होंने? 27 का यूपी चुनाव, बिहार चुनाव, इसको देखते हुए किया, या मतलब इतनी वीकनेस क्यों है? देखिए पॉलिटिकली जो है ना, इनके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, आई मस्ट गिव इट टू बीजेपी दैट पॉलिटिकली दे आर वेरी एस्ट्यूट। तो हालांकि इसका जो नेचुरल जो अगला प्रोग्रेशन है वो दैट इज डिमांड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली वो तो होना ही होना है। इट्स अ स्लिपरी स्लोप, वहां जाना ही है। proportional representation has been denied by the courts any number of times, क्योंकि जो आपका जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हालांकि लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि उसको साइड स्टेप कैसे करें, लेकिन बेसिक चीज ये है कि भाई कि रिजर्वेशन इज नॉट अ मैंडेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन एक्सेप्शन। तो आर्टिकल 15(4), 16(4) जो दिए हैं, दोज आर बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जो है वो अभी रह सकता है जो 50% से कम हो। बियॉन्ड दैट इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, देन इट इज एक्सक्लूजन। बट सर अगर इंक्लूजन वो तभी तक है जब तक वो 50% को क्रॉस नहीं करता। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, बट कल को डेटा कम्स एंड इट कॉल्स फॉर कि भाई ओबीसी की जो मात्रा है वो बहुत हाई है, एंड देन द ऑपोजिशन स्टार्ट्स कि भाई बढ़ाओ इनके लिए, हम बढ़ाएंगे जब हम अगर आते हैं सत्ता में, तो आप तो फंस जाओगे इसमें। नहीं आपको लगता है इसमें बीजेपी तो फंसेगी इसमें? बीजेपी की एक ये बेसिक कमजोरी मैं देखता हूँ सदैव से रही है कि ये बहुत सारे जो इनकन्वीनियंट डिसीजन है उस पे स्टैंड नहीं लेके, और उसको जो है आपके
जुडिशरी के कंधे से चलाने की कोशिश करती है, और उसमें कई बार ज्यादातर सफल भी रही है, लेकिन कई बार असफल भी हो जाती है। तो इट इज डेफिनेटली अ स्लिपरी स्लोप, इट इज अ risky strategy, or placing too much reliance and too much faith in the judiciary is also dangerous. या क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है भाई कौन किस टाइम पे क्या सोच रहा है। आप वो इंदिरा साहनी का जजमेंट देख लीजिए ना, जी वो जी बहुत मामूली अंतर से अगर 2 जजेस भी इधर के उधर हो जाते तो वो नहीं होता। ऐसे ही आप देखें केशवानंद भारती का जो जजमेंट है जी 7-6, हम्म बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया बेसिक गया है वो स्ट्रक्चर 7-6 का है। सो व्हाट अबाउट दो 6? हम्म और उसमें से भी जो 7 है उसमें 1-2 के जजमेंट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये तो एक बीजेपी की कमजोरी रही है, कई बार जो है ना इनके मैटर्स पे स्टैंड नहीं लेती है। ये स्टैंड जो है बहुत दिनों तक इन्होंने मुस्लिम क्वेश्चंस पे भी नहीं लिया। और उसके लिए आप देखें कि ये आरएसएस ने कुछ बीच में सिद्धांत बनाए थे, वो जो सिद्धांत थे वो बड़े अजीब अजीब से थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब कि इस्लाम इज गुड, सम मुस्लिम्स में बी बैड, जबकि जो रियलिटी है इज एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड। उस सप्त सिद्धांतों पे मैंने कई सारे एपिसोड किए हुए हैं इनके। कई सारे आपने सर इनमें कई चीजों पे ना बड़े खुल के बात करी हुई है, मैं चाह रहा था आपसे। हाँ आप बोलिए प्लीज। तो वो जो सप्त सिद्धांत इन्होंने बनाए थे वो बनाए उस टाइम पे थे व्हेन दे वर अंडर अ लॉट ऑफ they were under a lot of fire after the 1992 demolition of the mosque, the so-called mosque. Sorry. इसमें तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी। जी 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 मैं अभी की भी अगर बात करूं सर, अभी आई थिंक मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट थी, कहाँ थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज को एक साथ किया, कभी नहीं किया। तो हिंदू समाज को हमेशा विखंडित ही मानते रहे, विखंडित करते रहे। और हर जगह मंदिर मत देखो, हर जगह पे शिवलिंग मत ढूंढो, कुछ इस तरह की भी एक स्टेटमेंट आई थी। फिर कहा था कि भाई जब इतना प्रताड़ित किया है SC ST को इतने सालों तक, तो भाई रिजर्वेशन तो होगी। ये मतलब एक तरह से इस पे अंकित कर दिया। ये अजीब सी बात है कि आप पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव है उसको आप इंटरनलाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उस लेफ्टिस्ट नैरेटिव को इंटरनलाइज करके और फिर उसकी रिस्पॉन्सेज उसी हिसाब से दे रहे हैं जो कि लेफ्टिस्ट ही डिमांड करते हैं। तो एक्चुअली ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल फेलियर है। लेकिन एक बात जरूर है कि व्हेन वी क्रिटिसाइज देम तो दे कम बैक टू अस एंड डिस्कस विद अस। that is fair enough. ये ओपननेस अभी भी है इन लोगों में, आरएसएस वगैरह में। मैं इनके बीजेपी के पॉलिटिशियंस की नहीं कहता, क्योंकि वो दे आर फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द वोट्स। बट आरएसएस में ये ओपननेस है, बिकॉज व्हेन आई वाज क्रिटिसाइजिंग देम हेवीली सो दे रीच्ड आउट टू मी। और उसके बाद मॉडरेट हुआ उनका वो मामला, खासतौर से वो जो सेम डीएनए वाला जो बहुत ज्यादा चल रहा था, वो नहीं सुनते होंगे आजकल आप। सर 11 इयर्स हो गए मोदी सरकार को भी। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स जिनकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, बट आपको क्या लगता है विच आर द 2-3 बिग थिंग्स जो नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए? जैसे मैं फॉर स्टार्टर्स बताऊं, आई एम वेरी वेरी, मैं कहूंगा पिस्ड ऑफ कि अभी भी रोहिंग्यास क्यों नहीं यहां से राउंड अप करके भगा दिए गए हैं। ये जो पूरी चीज थी ये अभी तक हो जानी चाहिए थी, मेरा मानना है। आफ्टर 11 इयर्स यू कांट से कि अभी भी है इलीगल इमिग्रेंट्स, हमें कोर्ट ने फंसा रखा है, हमें स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल इनका साथ देता है, वो देती है, ममता देती है।
ये नॉनसेंस क्या आप सुनने को अब तैयार हैं? और आपके हिसाब से क्या हैं 2-3 चीजें जो अब होनी चाहिए? इट्स 11 years now. There are two things which I have been criticizing right from the beginning, and I still do. And I think post 2019 जो इनकी कश्मीर पॉलिसी है, that is completely wrong. और their Bengal policy is completely wrong. Oh, yeah. These are the two things that come to me offhand. And तीसरी, of course, the appeasement. They still seem to think कि भाई appeasement is a very good solution. शादी शगुन स्कीम, हाँ? ऐसे टाइप की Appeasement, scheme. not just of them. You look at the appeasement of SGPC that they carry out. Yeah. जिस तरह से इन्होंने वो SGPC एक्ट में संशोधन करके जो काम मनमोहन सिंह ने नहीं किया वो कर डाला, सहजधारियों को उसमें से निकाल दिया. It's a disaster. There was a counterweight to these Khalistanis within the SGPC. Now it's a completely captured Khalistani institution. और वही अपीजमेंट आज भी करते रहते हैं. आप बताइए कि साहब चाहे कितनी भी आपकी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करें, आप लोगों को आप आराम से ये जो क्रिमिनल एक्शंस हो रहे हैं सो कॉल्ड निहंग्स द्वारा, तो भाई ये सब संप्रदायों में बटे हुए हैं. जिस संप्रदाय का भी करे उस संप्रदाय को डिसआर्म कर दो, so that then they become responsible themselves. ये क्या मतलब है कि साहब की तलवार लेके घूमेंगे किसी के ऊपर भी हमला कर देंगे? क्रेजी, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्रेजीनेस चल भाई रही है. आप लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. बंगाल गवर्नमेंट को आज तक आपने जो आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 256 257 में डायरेक्टिव भेजने की, वो आज तक डायरेक्टिव नहीं भेजा भाई. क्यों नहीं भेजा? शॉकिंग तो है. अमित मालवीय जी ट्वीट करते रहते हैं हर वक्त, ये कर हाँ. दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बहुत गुस्सा आता है मुझे देख के कि अब कब तक विक्टिम प्ले करोगे भाई? इतने बेबस हो सेंटर में बैठ के कि वहां खुला मार रहे. अच्छा, इन कोर्ट्स भी भाई, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनको झड़प लगाई. अरे भाई कितनी झड़प लोगे? मुर्शिदाबाद हो गया, उससे पहले मालदा हो गया, उससे पहले रामनवमी हो गया. मतलब कोई इज देयर एनी एंड टू द नॉनसेंस दैट वी आर सीइंग इन वेस्ट बंगाल? 356 तो चलो दूर की बात है आफ्टर द बुमई मैं जजमेंट. 356 की बात ही नहीं कर रहा भाई. मैं समझ रहा हूं बात. आई एम टॉकिंग ऑफ 256 एंड 257. I have said this on times now, on so many occasions. अरे भाई damn it, issue instructions under 256. कर क्या रहे हो? ना फॉलो करने दो ना उनको. Let it then proceed. You make a case for something. ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसके ऊपर. If they do not follow your directive, then 365 comes into play. What is 365? It says that non compliance of any validly given direction means collapse of constitutional machinery. Then if you give instruction under 256 257, तो उसको भी पता है कि where it will lead to. अरे भाई काटो नहीं तो फुफकारो तो सही. बिल्कुल. वो कुछ नहीं, ट्वीट करते रहेंगे, ट्वीट खेलते रहेंगे. आपने एक बंगाल की बात, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते. The kind of resolve that the Home Ministry has shown in the matter of Naxals, it only needs to show 5% of that resolve in case of Bengal. Why aren't they showing, sir? What do you think? God knows what kind of political calculation is going on. कि 26 तक बर्बाद होने दो, फिर हम इलेक्ट होके आएंगे फाइनली. इज दैट द कैलकुलेशन? आपको लगता है? 21 में देख लिया ना, 21 में भी तो यही कैलकुलेशन था. They don't realize that in a zone of attrition, in a zone of conflict, Bengal has become a zone of conflict, just like Kashmir was. In a zone of conflict, people will never vote freely. They will always be under a fear. कि हमने वोट किया, ये नहीं चेंज हुए तो फिर हमारा क्या होगा? पोस्ट पोल वायलेंस जैसे हुई थी, मारे जाएंगे हम लोग. वायलेंस हुई थी, वो तो बार-बार करते हैं. वो आप कुछ करते पंचायत में हुई थी, पंचायत इलेक्शंस में हुई थी, कितने मरे थे. तो वो तो एक है. एंड कश्मीर का सर आप क्या कह रहे थे? यू रेज 3 पॉइंट्स. एक अपीसमेंट, एक बंगाल पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी. वेयर डू यू थिंक दैट्स हेडिंग एंड व्हाट नीड्स टू चेंज देयर? नो, कश्मीर में तो वो they went into bed with the same old guard
जिसने कि कश्मीर की ऐसी तैसी की, वही करप्ट एलिमेंट्स, वही सारे के सारे व्हीलर्स डीलर्स, वही आपके मुश्ताक शाया एंड बशीर अहमद एंड फारूक, all those well known scoundrels, they were all adopted by them. वही रोशनी एक्ट को सेव करना, वही सारे काम। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में भारत को चाहने वाले मुस्लिम नहीं है, देयर इज अ डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप तो उन्हीं सॉफ्ट सेपरेटिस्ट के साथ में, उन्हीं के साथ में आप मिंगल कर रहे हो, उन्हीं को अपीज कर रहे हो, और सारे फंड्स जो है वहीं दे रहे हो जहां पर ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो फिर वो चुप बैठ जाते हैं। भाई ये तो उसी रास्ते चल रहे हैं जिस पे शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चलती थी। ऊपर से बीच बीच में आप नॉइज और कर देते हो कि हाँ हाँ स्टेट हुड दे देंगे, स्टेट हुड दे देंगे, हमारा कमिटमेंट है। अरे भाई जम्मू को दो ना स्टेट हुड। ये 70 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ये छोटी सी जो पट्टी है, इसको देने की क्या जरूरत है? जम्मू इज द पैट्रियोटिक टेरिटरी, उसको दो ना आप आज तक आपने जिनोसाइड को जिनोसाइड नहीं माना, पोस्ट 370 तो मान लेते। वो आपका डिलिमिटेशन में आपने 2011 के सेंसस को मान लिया। इतना टाइम था आपके पास, आप जम्मू कश्मीर का अलग से सेंसस नहीं करा सकते थे? 81 का सेंसस नहीं हुआ था, असम में स्पेशल सेंसस कराया गया था, नहीं कराया गया था? Why could you get a special census done? यानी कि 2011 सेंसस की आपको पता है, मजे की बात यह है उसको जम्मू की हर पार्टी ने अपोज किया है, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने सबने रिप्रेजेंटेशन दिए 2011 के सेंसस के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी। लेकिन फिर भी साहब आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो आप खुद चेंज कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने जो रोशनी एक्ट के विरुद्ध जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको आज तक आपने पालना नहीं करने दी। किसको बचा रहे हैं? यू आर ओनली सेविंग ऑल दोज डिसरिप्यूटेबल एलिमेंट्स whom people hate। तो जब आप जो जिनको लोग वैसे ही हेट करते हैं उनको ही बचाएंगे आप, तो फिर वो क्या आपके लिए? आप सोचते हैं कि उनके माइंडसेट में कोई चेंज होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग तो कह रहे हैं सर बहुत चेंज आ गया है, जैसे अब फारूक अब्दुल्ला तो पूरा माता ने बुलाया है जय माता दी करके, उस दिन कह रहे मुझे जाना है जम्मू। फिर ये उमर अब्दुल्ला ये भी पाकिस्तान को भाई 2 गालियां देने लग गया है, मोदी जी की तारीफ करने लग गया है। तो लोगों को लगता है बड़ा थिएट्रिक्स, बड़ा सिमेंटिक्स बड़े डिफरेंट हैं, बहुत ऑप्टिक्स बदले हुए हैं। तो क्या है सर, ये पूरा अलतकिया चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अलतकिया पक्का। इसमें कोई शक की बात, आज से थोड़ी करते रहे। उनके बाप जो थे, बाप के बाप, उनके दादाजी उमर अब्दुल्ला, उनके बारे में बड़ा फेमस था। और बाकी बाद में मैंने पूछा जो मेरे बैचमेट्स वगैरह थे, तो उन्होंने कहा साहब ये तो क्या है कि ये अब तो ये हर कश्मीरी का हॉलमार्क है। When he is in Kashmir Valley, he is communal, 100% इस्लामी। और जब वो जम्मू पहुंचता है, अब अब्दुल्ला के बारे में बीबी मलिक ने लिखा था। बीबी मलिक जो IB के वो करते थे, जी, जी, मेरी जो किताब है ना वो अनब्रेकिंग इंडिया, quoted there. When he was in the valley, he was 100% communal, and when he reached Jammu, he would become communist, and when he reached Delhi, he would become nationalist. तो उसी के शेड्स आप देखते रहते हैं, शेख अब्दुल्ला में भी, उमर अब्दुल्ला लोग हमारे खुश हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो आजकल, अब मैं इधर न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ, ओवैसी के दीवाने हुए हैं। अब बिकॉज अलतकिया की बात हमने करी, ओवैसी के इतने दीवाने हो गए हैं लोग, भाई चलो चला गया वो डेलीगेशन में, अरे ओवैसी साहब, अरे ओवैसी साहब, 5-5 एंकर, 4-4 एंकर। They don't realize, उनको पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है वो। नहीं, वो इसकी वेल क्राफ्टेड पॉलिटिक्स है
और ये जो है अपने आप को नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट करता रहता है। ये पहले भी गया है कराची वराची और वहाँ पे पाकिस्तान की खूब बुराइयां करता है। और वो सब ये इसकी पुरानी वेल थॉट आउट पॉलिटिक्स है। इसमें अगर कोई फंस जाता है तो जस्ट शोज दैट ही डजंट नो ओवरसीज पॉलिटिक्स एट ऑल। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग ओवरसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो बीजेपी इज क्रेडिटेड भाई। अभिजीत तो एवरी टाइम ही सिट्स विद मी आल्सो एंड ऑनलाइन आल्सो ही सेज कि यार वो बीजेपी का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से लड़ता है चुनाव हमारे लिए, इसलिए बहुत अच्छा है वो। तो अच्छा काम कर रहा है ओवैसी हर मायने में। Well, I wouldn't say it to that extent, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है बहुत समझदार होता है, इन चक्करों में पड़ता नहीं। हाँ, उसको कई बार नोटा से भी कम मिले हैं बाकी जगहों पे जहां जहां वो लड़ा है चुनाव। नहीं, पर बिहार वगैरह में तो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसने पकड़ रखी है। एक वहाँ पे एक आपके पसमानदा कम्युनिटीज हैं दो, सुरजापुरा और उलैया कम्युनिटीज। सुरजापुरी और उलैया दोनों में उसकी पैठ बन गई है, उन्हीं के वोट उसको मिलते हैं, उन्हीं के भरोसे वो बंगाल में लड़ने गया था, वो वहाँ फेल हो गया। चलिए सर, इट्स बीन अ फैसिनेटिंग डिस्कशन विद यू। हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए आए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आगे भी आपसे हम लोग मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। माय प्लेजर सर।